मेरी शादी एक अच्छे पैसे वाले परिवार में हुई थी। जिस दिन मेरी शादी थी उसके 3-4 दिन पहले ही मेरी ननद का नाता विवाह भी हुआ था। मेरी ननद मेरे पति से 6-7 साल बड़ी थी, पर शादी के 2-3 माह बाद ही मेरी ननद भर भर कर बैग लाती। पर जब वह ससुराल जाती तो खाली हाथ। मेरी ननद जब भी घर वापस आती तो मेरे सास ससुर और पति को खुश देखती। मुझे आश्चर्य होता कि कौन ऐसे माता पिता होते हैं जो बेटे के हमेशा के लिए आने पर खुश होते हैं। पर फिर 1-2 माह बाद फिर मेरी ननद को नाते भेजने की तैयारी थी। नाता विवाह दोनों लड़के लड़की के परिवार की रजामंदी से, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। मेरी शादी को अब लगभग 5 से 6 साल हो चुके थे, लेकिन मेरी ननद का नाता विवाह अभी तक मेरे लिए पहेली बना हुआ था। मेरे देखते ही देखते मेरी ननद अब तक 25 शादियां कर चुकी थी। उसकी उम्र लगभग 35 साल की हो चुकी थी, लेकिन किसी को अपने इश्क के जाल में फंसाना कोई उससे सीखे। वो कुछ भी करती, लेकिन घर में किसी की हिम्मत ही नहीं थी कि कोई उसे कुछ कहे। कहता भी क्यों, शादी का एक तरह से धंधा चला रखा था जिसमें घर के सभी सदस्य शामिल थे। किसी को शादी के लिए उकसाने के लिए मेरी ननद से बस 1-2 मुलाकात ही काफ़ी थी। वो अब एक ऐसी खिलाड़ी हो चुकी थी कि कोई उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता था। उल्टा वह ऐसा गायब होता कि दोबारा नज़र ही नहीं आता। मेरी शादी के बाद घर में उसकी 26वीं शादी की तैयारी चल रही थी। इस बार लड़का उससे 3 साल छोटा था। वह उसके नाते जाने वाली थी। शुरू में लड़के जब भी गहने पैसे देते, पर मेरे ससुराल वाले लेने से इनकार कर देते। मैं भी सोचती कि कितने अच्छे हैं मेरे ससुराल वाले, बिल्कुल भी लालची नहीं। पर हर बार ननद 2 से 3 माह अपने ससुराल रुकती और हमेशा के लिए वापस आ जाती। कई बार मैंने ननद से जानने की कोशिश की कि वो ऐसा क्या करती है कि उसका पति उसे 2-3 माह में ही छोड़ने के लिए राजी हो जाता है। कानूनी रूप से शादी और न तलाक। हमारा घर खर्च भी उसी के पैसों से चलता था। और फिर मेरे पति और ननद एक नए बकरी की तलाश में चल पड़ते। एक दिन मौका पाकर मैंने ननद को समझाया। मैंने कहा, दीदी कब तक यूं ही भागती रहोगी? आपकी उम्र होती जा रही है। एक अच्छा जीवन साथी पसंद करके उसके साथ हमेशा के लिए सेट हो जाओ। लेकिन इस बात से मेरी ननद को तो गुस्सा आ गया और कहने लगी कि मेरे यहाँ रहने से तुझे तकलीफ़ हो रही है। ये मत भूल कि तेरे घर का चूल्हा भी मेरे पैसे से चलता है। ये सारा ऐशो आराम मेरे पैसों से, समझी? इसकी आवाज़ सुनकर मेरे सास ससुर और पति आ गए और वे सभी मुझ पर बरसने लगे। मैं चुप सी हो गई, पर जानना तो चाहती थी कि ऐसा मेरी ननद क्या करती थी कि हर आदमी शादी के 2-3 माह बाद ही मेरी ननद को क्यों छोड़ देता था। किसी से कुछ पूछती तो मुझे डांटकर साइड में कर देते। मैं चाहती थी कि किसी तरह किसी ऐसे आदमी से मिलूं जो उससे शादी कर उसे छोड़ दिया हो, पर यह असंभव सा लग रहा था। मैं अपनी ननद के इस राज को जान पाऊंगी। मैं सारी आशाएं छोड़ चुकी थी। पर एक दिन मेरे दूर के भाई सुरेश की शादी की सूचना मुझे मिली। मेरा भाई 42-43 वर्ष का हो चुका था। ऐसी स्थिति में कोई भी लड़की, चाहे वो शादीशुदा ही हो, उसके लिए चलेगी। और इधर मेरी ननद की अगली शादी की तैयारी मेरी सुरेश से अच्छी पड़ती थी। जब मैंने उससे उसकी दुल्हन की फ़ोटो मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। कहा, अरे छोटी, शादी में आना तभी तेरी भाभी को देख लेना, और वैसे भी तेरी भाभी ने फ़ोटो दिया ही नहीं, बेचारे बहुत गरीब है। मैंने पूछा कि अच्छा यह तो बताओ कि दिखने में कैसी है? आप लोगों ने तो देखा ही होगा। सुरेश ने कहा, अरे हाँ, दिखने में बहुत सुंदर है, बस देखते ही जाओ। देख, उसकी पहले से शादी हो चुकी है तो मैं उसे नाते ला रहा हूँ। अच्छा, तो कितना मांगा है लड़की वालों ने? मैंने पूछा। उसने कहा, कुछ भी नहीं, बहुत भला परिवार है। सीधे साधे पिता, बेचारे चल नहीं पाते, और माँ तो गांव की है जो घूंघट में ही रहती है। मेरा भाई सुरेश मेरे घर से 80-90 किलोमीटर दूर गांव में रहता था। सांवला था, पर उसकी ज़िद हमेशा से थी कि एक गोरी लड़की से ही शादी करेगा। तब मुझे याद आया कि मेरी ननद से जिस लड़के से अभी शादी की थी वो भी तो सांवला ही था, और उसकी भी तो गोरी लड़की से शादी करने की ज़िद थी। मेरी ननद भी तो गोरी ही थी। मैं मेरी ननद के नाता विवाह में आज तक कभी शामिल नहीं हुई थी,
पर इस बार मेरी सास मुझे शादी में ले जाने को तैयार हो गई। लेकिन शादी में जाने के लिए मुझे पुराने कपड़े और घिसे हुए कपड़े पहनने को दिए जिसमें चांद सितारे लगे थे। मैंने कहा, माँ जी, ये तो बाबा आदम के ज़माने के कपड़े हैं। मेरी सास बोली, हाँ, पर अपना चेहरा किसी को मत दिखाना और न ही किसी से बात करना, क्योंकि हमने उसके ससुराल वालों से कहा है कि तू गूंगी है। हमारे घर खुद की कार होने के बावजूद हम बस में गए। जैसे जैसे हम दूल्हे के घर के करीब जा रहे थे तो वो घर मेरे भाई सुरेश का ही था, और तो और मेरी ननद ही मेरे भाई सुरेश से शादी कर रही थी। लेकिन मैं दुविधा में थी कि मैं अपने भाई को शादी करने से रोकूं या अपनी ननद का राज जानूं। जो दस्तूर वस्तूर करना था वो सारे हो चुके थे। मेहमान खाना भी खाकर अपने अपने घर जाने लगे। तभी मेरा पति मेरे पास आया, कहने लगा, अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। मैंने कहा, सुनो जी, मैं अपने पीहर चली जाती हूँ। आपसे कहा था, आप मेरे भाई की भी शादी है तो मैं वहाँ चली जाती हूँ। ठीक है, मेरे पति ने कहा। मेरे सास ससुर और पति बस में सवार हो चले गए। सार्वजनिक शौचालय में मैंने जल्दी से अपनी साड़ी उतारकर सलवार सूट पहन लिए और जल्दी से मैं सुरेश भैया के घर गई। उस समय मेरी ननद मेहमानों से घिरी हुई थी। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। अपनी मौसी के पास गई जो रसोई में थी। देखते ही मुझे डांटने लगी, अब आ रही है तू, जा सुरेश की दुल्हन देख ले। मैंने कहा, हाँ देख लिया मौसी, मैं यहाँ पास ही अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ, सुबह तक लौटूंगी। ऐसा कहकर मैं चुपके से सुरेश के कमरे में पहुँच गई और उसके पलंग के नीचे छुप गई। थोड़ी ही देर बाद मेरी ननद को कुछ औरतों ने कमरे में छोड़ा और पीछे पीछे सुरेश आ गया। दरवाजे की चटकनी लगा मेरी ननद के पास आया, कुछ रोमांटिक बातें करने लगे। कहने लगा, अब मुझसे सब्र नहीं होता, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। और थोड़ी ही देर में मेरे भाई की चीख निकली। मैं देखना तो चाहती थी, पर तभी एक दूसरी आवाज़ निकली। दूसरी आवाज़ भी किसी आदमी की ही थी। कहने लगा, ज़्यादा आवाज़ मत कर, नहीं तो बदनामी तेरी होगी कि आदमी औरत का फ़र्क नहीं पता तुझे। चल, रात बहुत हो गई, अब सो जा। मेरी दिल की धड़कन मानो 140 की स्पीड से भाग रही थी। माथे पर पसीना और एक भयानक डर। अब मैं भी इस राज की राजदार थी। कैसे नज़र मिलाऊंगी अपने ननद से, यानी अपने देवर से, या ये कुछ और ही था। हे भगवान, मेरी शादी को 5-6 साल हो गए, लेकिन मैं भी तो पहचान नहीं पाए। फिर भला ये लोग कैसे 2-4 मुलाकातों में उसे पहचानते। मेरी ननद का नाम माया था, पर असल में इसका नाम क्या होगा। दिमाग में मानो 1000 सवाल घूम रहे थे। खैर, मैं सुबह का इंतज़ार करने लगी और कब मुझे नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जैसे ही मेरी नींद खुली, ननद बाथरूम में गई हुई थी और सुरेश बाहर टहलने गया था। सभी सुबह सुबह शादी की थकान के कारण सो रहे थे। मैं मौका पाकर सीधे अपने माता पिता के पास पहुंची। मैं अपने माँ बाप से कहना तो बहुत कुछ चाहती थी, पर अभी तो बहुत कुछ जानना भी था। तभी मेरे पति का फ़ोन आया, शादी निपट गई हो तो अब घर आ जाओ। घर जाने से मुझे अब डर भी लग रहा था। ये राज मैं जान चुकी थी, पर फिर भी सोच रही थी कि घर के सभी लोगों ने मुझसे इस असलियत को क्यों छुपाया। मैं उसके साथ लिपट लिपट कर मस्ती करती। उफ, मैंने तो उसके सामने अपने कपड़े भी बदले थे। वह आ गया तो मैं उसका सामना कैसे करूँगी। मैं अपने ससुराल पहुँच गई और ऐसे ढल गई जैसे मुझे कुछ मालूम ही नहीं। और ऐसे ही 2-3 माह बीत गए। तभी अचानक मेरी ननद घर आ गई। खाली हाथ गई थी, पर बैग भर भर कर लाई, पर हमेशा की तरह सीधे मेरे सास ससुर के कमरे में प्रवेश कर गए। मेरा पति भी कहीं भटकने गया था, जिसे उसके आने की सूचना मिल चुकी थी। वह भी सीधे कमरे में, दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। इस बार कान लगाकर सुनने की कोशिश की, पर कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मैं अपने काम पर लग गई। मुझे बस अब मेरे भाई सुरेश से मिलना था। इस दुनिया में बस वही था जो मुझे सारी बात बता सकता था। किसी बहाने से मैं सुरेश के घर भी पहुंच गई। मुझे देखते ही मौसी कहने लगी, अब आई है तू। सुरेश की लुगाई तो हमारा मुंह काला करके भाग गई, और ये नालायक तेरा भाई मुझे पुलिस थाने भी नहीं जाने देता। बर्बाद कर दिया उसने हमें, घर से सब कुछ ले गए।
और अपना सर पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। सुरेश चुपचाप गर्दन झुकाए सोफे पर बैठा हुआ था। मौसी को थोड़ा दिलासा देकर सुरेश के पास गई। मैंने कहा, भैया मुझे कुछ बताओ ना उसके बारे में। सुरेश ने कहा, छोटी मैं उसके बारे में कुछ बात नहीं करना चाहता। मैंने उसके कान में कहा, वो आदमी था ना। सुरेश आश्चर्य से मुझे देख रहा था। अचानक मेरा हाथ पकड़कर मुझे बालकनी में ले गया। तुझे कैसे पता छोटी? सुरेश ने कहा। मुझे सच सच बताओ भैया, क्या हुआ था? मैंने कहा तो उसने जवाब दिया, उस रात जब मुझे पता चला कि वह आदमी है, मेरा हाल बुरा था। ना भाग सकता था ना रह सकता था। सुबह होते ही हमेशा औरत के श्रृंगार में आ जाती। मैं ही उसे पसंद करके लाया था। वह घर के सारे काम करता। खुद मेरी माँ उसे पसंद करने लगी। मैंने उससे पूछा कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो कहने लगा, तुम्हारे साथ कहाँ, मैंने तो बहुतों के साथ ऐसा किया है। क्या करे, पापी पेट का सवाल है। 4-5 दिन पहले उसने बोला कि बैग में गहने पैसे भर दो, मैं जा रहा हूँ। मैंने मना किया तो कहने लगा, ठीक है मैं यहीं रह जाता हूँ। मैं जोर ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। तुम निभाना चाहते हो ये रिश्ता मेरे साथ हमेशा, तो ठीक है। मैंने कहा, क्या कहूँगा मैं अपनी माँ को? तो मेरे पास आया, मेरे बालों को छूकर कहने लगा, कह देना भाग गई बस, और आगे तो तुम्हें दिख ही रहा है। मैंने राकेश को कहा, पुलिस में रिपोर्ट कर दो। उसने कहा, मैं उसके साथ 2 महीने 15 दिन रहा हूँ। दुनिया क्या कहेगी कि इन 2 महीनों में पता नहीं चला कि मैं आदमी के साथ रह रहा हूँ या औरत के साथ। देख छोटी, जो हुआ सो हुआ, बात को यहीं रफा दफा कर। मैं अब अपनी आगे की ज़िंदगी अच्छे से जीना चाहता हूँ। ये एक बुरा सपना समझकर भूल जाना चाहता हूँ। क्या गेम खेला है उसने। इसी विचार के साथ मैं फिर से घर आ गई। घर आकर देखा तो फिर से एक नया शिकारी था। मेरी ननद फिर से किसी से मीठी मीठी बातें कर रही थी और अपना दुख बता उससे सहानुभूति हासिल कर रही थी। और कुछ ही समय में एक और नाता विवाह की तैयारी। मैंने देखा कि ये लोग सीधे साधे परिवार वालों को शिकार बनाते थे। जो लड़के 40 से 50 साल के होते थे, सांवले रंग के होते थे, वे ही इनका अगला शिकार थे। एक पल सोचा कि उस लड़के को सब कुछ बता दूं, पर फिर लगा कि नहीं, कहाँ ढूंढूंगी उसे। कुछ बताऊंगी तो मैं भी सामने आ सकती थी और फिर मेरा क्या हाल करेंगे। नहीं, दिमाग से काम लेना पड़ेगा। मैं बहाना बनाकर घर से निकल गई और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची। पुलिस को सब कुछ बता दिया। मैं सिर्फ राकेश को ही जानती थी जो इस घटना का शिकार हुआ था। मासी और मेरे जोर लगाने पर राकेश सब कुछ बताने को राजी हो गया। मैंने अपनी ननद का फ़ोटो खींचकर सबूत के तौर पर दिया। मेरी ननद के साथ पुलिस ने मेरे पति, सास, ससुर सभी को उसकी मदद करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ करी तो पता चला कि मेरी ननद ने अब तक 100 से भी ज़्यादा नाता विवाह किया था। अब मैं भी अपने पीहर हमेशा के लिए लौट गई थी और मेरे परिवार वालों ने भी मेरा नाता विवाह कर दिया, लेकिन बस एक बार। क्या आपको पसंद आई है ये कहानी? यदि हाँ तो कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं फिर मिलूँगी एक नई कहानी के साथ।